ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको यहीं पे ध्यान रखना है, भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के वॉल्यूम 10 हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जो वियतनामी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फाम चिन, ठीक है, फाम मिन चिन, ये आए थे। और यहाँ पे 5 चीजों पे बात की गई। 5 चीजें क्या क्या है? तो 5 प्रमुख क्षेत्रों का प्रस्ताव और प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान, और वार्ता, स्टाफ वार्ता, सेवा से सेवा सहयोग, ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण। अब मैंने जो जुंटा गुट जो बताया था ना, मिस्टेक, म्यांमार में, सारा कहानी में म्यांमार का बता रहा था, दिमाग में वियतनाम चल रहा था। ठीक है, तो वहां पे आर्मी रूल है। ठीक है, म्यांमार की जो गवर्नमेंट जो है उनको बर्खास्त करके वहां पे आर्मी के द्वारा शासन को चलाया जा रहा है, और भारत के लिए बहुत ही खराब है वहां पे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, काफी दिक्कतें हो रही है। अब भारत और वियतनाम के द्वारा बीच में एक है एफ फ्री मोमेंट रीजन, एफएमआर। ठीक है, एफएमआर होता है। ठीक है, ये 16 किलोमीटर क्या होता है, 16 किलोमीटर जो होता है, म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं। अब भारत के लोग जो है 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो भारत और म्यांमार के बीच में संबंध जो है वहां पे जब से आर्मी रूल आई है तो काफी अधिक प्रभावित हुई है। ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा था। अब देखेंगे पांचवी, ठीक है, AITIGA संयुक्त समिति बैठक। ठीक है, ये पांचवा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता है, जिसको संक्षेप में AITIGA कहा जाता है। ये संयुक्त समिति की बैठक कहाँ, इंडोनेशिया के जाकार्ता में आयोजित की गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता जो कि उसका कैपिटल है, वहां पे पांचवी आसियान भारत, ठीक है, वस्तु व्यापार समझौता की संयुक्त समिति की बैठक हुई है। ठीक है, इस बैठक में भारत और सभी 10 आसियान देशों की प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन अब आसियान में 10 देश नहीं है, 11 देश हो गए। कोई बताएगा 11वां देश कौन है आसियान में? आसियान का 11वां मेंबर कौन सा है? किसी को नहीं पता? उसी दिन तो तिमोर लिस्टे का नाम सुना है आप लोग में से? तिमोर लिस्टे बोल रहे हैं सर? ओ सॉरी सर, ये आवाज बंद कर दिए। ठीक है, तो तिमोर लिस्टे जो है आसियान का आपका 11वां मेंबर है। ठीक है, ये पांचवी बैठक थी, ये पांचवी AITIGA की बैठक थी, संयुक्त समिति की बैठक। आसियान भारत आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शामिल होगा। ठीक है, चर्चा का उद्देश्य क्या, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करना और उसे बढ़ाना। अगली AITIGA संयुक्त समिति की बैठक 19 से 22 नवंबर 2024 को भारत में आयोजित की जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये पहले का करंट अफेयर्स है, ये हो गया होगा। इसको आपको ध्यान रखना। आसियान में कुल 11 देश है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय का परिसर खुलेगा, जिसको हमने डिक्कन विश्वविद्यालय के नाम से जानेंगे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के जो परिसर जो खुलने वाला है, उसको किस नाम से जानेंगे? डिक्कन। ऑस्ट्रेलिया के डिक्कन विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी में अपना क्या किया है, अपना कैंपस खोला है। ठीक है, गुजरात का गिफ्ट सिटी कहाँ पे, तो गांधीनगर में। कहाँ पे है? गांधीनगर। कहाँ पे है? गांधीनगर में। ठीक है, ये भारत में अपना परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। तो पहला विदेशी विश्वविद्यालय के नाम बताइए जो कि भारत में अपना कैंपस खोला है, तो क्या बताएंगे? क्या नाम है उनका? विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ के ऑस्ट्रेलिया। विश्वविद्यालय थे, क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का। किस राज्य में खोला है, तो क्या बताओगे? गुजरात के गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात के कहाँ गांधीनगर। पे? गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस परिसर में 2024 में मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स और मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है, कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। डिक्कन को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्यूएस का ना एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है। ठीक है, उसमें 266वां स्थान इनको मिला था। ये दुनिया के शीर्ष 50 युवा विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। विश्व का सबसे बड़ा उथला गैस भंडार, ठीक है, तो चीन ने दक्षिण चीन सागर में विश्व का सबसे बड़ा उथला गैस भंडार खोजा है। दक्षिणी चीन सागर के लिंगसुई 36 वन क्षेत्र में अनुमानतः 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस मौजूद है। क्यूबिक मीटर जो होता है ना, इसमें लिक्विड को मापा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह अत्यंत गहरे पानी में स्थित विश्व का पहला अत्यंत उथला गैस क्षेत्र है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु प्राकृतिक गैस भंडार है। रसिया के पास सबसे बड़ा ना नेचुरल गैस का रिसोर्स जो है रसिया के पास है। ठीक है, ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। ठीक है, अब भारत का अगर बात करेंगे तो वैश्विक रैंक की बात करेंगे, नेचुरल गैस में हमारे पास कैमा है तो 18वें नंबर पे है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? रसिया। रसिया के पास। दूसरे नंबर पे ईरान के पास। भारत के पास 18वें नंबर पे। हाल फिलहाल में किसको मिला है विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार? किसे मिला उथला गैस भंडार? चाइना। तो चीन को मिला है। कहाँ पे मिला है?
तो दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण साउथ चीन चाइना सी सागर। में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जगह का नाम क्या है? लिंगसुई। ठीक है, क्या नाम है? लिंगसुई। लिंक। पानी में भी जगह का नाम होता है, पता है ना? पॉइंट के पॉइंट होता है। ठीक है, उसका नाम है लुइंगसी 36-1। वहां पे ये मिला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान में रखें, न्यूयॉर्क के सिएटल। ठीक है, न्यूयॉर्क में सिएटल में प्रथम भारत दिवस। ठीक है, भारत दिवस मतलब इंडिया डे। इंडिया डे परेड होता है। देखिए, विदेश में रहने वाले भारत के डायस्पोरा, डायस्पोरा समझते हैं क्या होता है? डायस्पोरा एक तरह से होता है, ठीक है, विदेश में रहने वाले जो जिस देश के लोग जो होते हैं, उनको डायस्पोरा कहा पलायन जो जाता है। कर जाता है। बोल सकते हैं सर। माइग्रेंट। ठीक है, तो डायस्पोरा का इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, किसी भी देश के, ठीक है, सॉफ्ट पॉलिसी में डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बोलोगे सर आप ये कैसे कह रहे हैं? जैसे इंडिया में देख, अमेरिका में देखिए हाउडी मोदी हुआ था ना। तो हाउडी मोदी में ट्रम्प को मोदी जी का बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो रीजन सिंपल था, वहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। मोदी जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रम्प के सपोर्ट में बात करेंगे वहां पे। ठीक है, तो ट्रम्प क्या करेगा, भारतीयों को वोट लेने के लिए भारत के लिए कौन सा पॉलिसी बनाएगा? सॉफ्ट पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, विदेश नीति में किसी भी देश का डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसी तरह न्यूयॉर्क में भी ठीक ठाक संख्या है। तो वो जो होते हैं भारतीय लोग जो होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। तो प्रोडोकी कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स। ध्यान रखना, बिल गेट्स किसके संस्थापक है, सह संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिएटल स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में रहने वाले भारत दिवस के समारोह का उद्घाटन किया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाले इंडिया डे परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वही मैंने बोला, इंडिया डे परेड। तो प्रश्न ये होगा, तो बताओ अमेरिका के किस शहर में, ठीक है, भारत दिवस समारोह का न्यूयॉर्क आयोजित में। किया गया है? ठीक है, 78वें न्यूयॉर्क। स्वतंत्रता दिवस में। ठीक है, न्यूयॉर्क के सिएटल में। न्यूयॉर्क स्टेट का नाम है। ठीक है, ये शहर भी है, राज्य भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पे कहाँ पे किया गया? सिएटल में किया गया। सिएटल समझ में। रहे हैं ना? ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन थे चीफ गेस्ट, कौन थे? अभिनेता पंकज पंकज ठीक त्रिपाठी। है, त्रिपाठी। और पंकज यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सा खादी के संदेश दिया गया? वसुदेव कुटुंबकम। मैंने बताया था वसुदेव कुटुंबकम जो है कहाँ से लिया गया है, किस ये वेद उपनिषद से से लिया सर। गया है? मुंडको किस उपनिषद। उपनिषद से? एनीवन? क्या एक मिनट मांडुक्य सर। में। ये महा उपनिषद से है। ठीक है, कहाँ पे है? महा उपनिषद से इसको लिया गया, वसुधम महोपनिषद। कुटुंबकम। ध्यान में रखना। ये यहाँ पे G20 जो हुआ था ना, वहां G20 पर का भी तो था थीम ना। भी था। जी हाँ, ठीक है, तो वहाँ ये पर पूछेगा। ठीक है, क्या? थीम था G20 का। हाँ बिल्कुल, तो इसे लिया गया। ठीक है, तो वसुधैव खादी कुटुंबकम का के तो संदेश के साथ। मुंडकोप ना है सर। नहीं, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते है। ठीक है, महा उपनिषद का एक बार गूगल कर लो। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, मुंड दुनिया पूरा परिवार एक है। बिल्कुल, विश्व, हम विश्व के सभी लोग जो है परिवार है। ठीक है, ये परिवार। भारतीय उपनिषद में है, महा उपनिषद से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक मिनट। तो वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मैनहट्टन के मेडिसन एवेन्यू पर, ठीक है, 42वीं भारत दिवस परेड का आयोजन किया गया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज से जाना जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट? तो बताएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या चीज से संबंधित है? मेटाडम द्वीप है ना सर। हाँ, द्वीप भी है, एक मैनहट्टन न्यूयॉर्क का प्रोजेक्ट भी है। न्यूयॉर्क का द्वीप है ना। अरे द्वीप तो है, लेकिन द्वीप क्यों फेमस है? रीजन जानते हो क्यों फेमस है? न्यू बंदरगाह वहाँ का फेमस है। यूएनए का मुख्यालय भी यहाँ पे है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे, ठीक है, 6 अगस्त 9 अगस्त को जापान के ऊपर परमाणु बम जो गिरा था, तो उसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही नाम दिया गया था। ठीक है, यहीं पे बनी थी। अब आते देखेंगे, मालदीव को विशाखापट्टनम व कंडाला बंदरगाह से आवश्यक वस्तुओं की निर्यात की मंजूरी मिली है। ठीक है, मालदीव के साथ हमारा संबंध खराब हो गया था, सामान्य अब नहीं जा रही थी, लेकिन अब विशाखापट्टनम और कंडाला बंदरगाह से आवश्यक वस्तुओं के यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन है? विशाखापट्टनम, जिसको हम लोग वाइजैक भी कहते हैं, कहाँ पे मिलेगा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस आंध्र राज्य में? प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कंडाला, आंध्र प्रदेश। गुजरात। कंडला कंडला ठीक है गुजरात गुजरात। में। गुजरात में। ठीक है, टाइडल पोर्ट है ये। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कहाँ पे वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है? मालदीव को। ठीक है, तो भारत ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए मालदीव को भारत से आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए
दो अतिरिक्त बंदरगाहों की घोषणा की। दोनों बंदरगाह का नाम क्या है? एक कंडला और साथ में क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, इसको आपको ध्यान में विशाखापट्टनम। रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में व्यापार 2022-23 में ध्यान में रखना है कितना था? 2022-23 में 97.337 करोड़ डॉलर से बढ़कर 23-24 में 97.856 करोड़ डॉलर हो गया। ये याद नहीं रखना है, बस जहां से एक्सपोर्ट किया गया उसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखें, याह्या सिनवार बना हमास का शीर्ष नेता। हमास का संघर्ष चल रहा है, किसके साथ संघर्ष चल रहा है? तो क्या बताएंगे? इजराइल के फिलिस्तीन साथ। के ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमास का संघर्ष किसके साथ चल रहा है? इजराइल के साथ चलेगा, फिलिस्तीन का समर्थक है ये। ठीक है, याह्या हनिया की इजराइल हत्या के बाद हाँ। याह्या सिनवार को हमास का शीर्ष नेता चुना गया। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में हमास की 2 दिवसीय बैठक में सिनवार की नियुक्ति की पुष्टि की गई। उसे इजराइल पे हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। ठीक है, याह्या किसे? सिनवार को। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक आतंकवादी संस्था है। ठीक है, हमास किसका है? तो फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक आतंकवादी संस्था है। जिसका संस्था स्थापना कब हुआ था? हमास की स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में 1987 मिस्र में। तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। मिस्र के भी लोग शामिल थे और फिलिस्तीन के लोग शामिल थे। उन्हें क्या बनाया था? हमास को तैयार किया था। किसके खिलाफ तैयार किया हमास को? किससे लड़ने के लिए? तो क्या बताएंगे? इजराइल से। इजराइल सर, इजराइल से। ठीक है, गाजा पट्टी को लेके था ना विवाद। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो इजराइल से लड़ने के लिए इसको बनाया गया था, इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है, जो कि किसका हिस्सा? गाजा पट्टी तो फिलिस्तीन का। ठीक है, मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है, इससे पहले कोविड-19 आया था। तो कोविड-19 में आप देखोगे तो एक तरह का क्या था? तो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल था। ठीक है, अब जाके आपका कौन हो गया? तो मंकी पॉक्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने कांगो और अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, मंकी पॉक्स क्या है? तो मंकी पॉक्स वायरस का एक प्रकार है। वायरस मंकी पॉक्स वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि पॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है। तो मंकी पॉक्स क्या है? ये आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या है? वायरस है। ठीक है, एक प्रकार के क्या है? मंकी पॉक्स वायरस है। उसके बाद पूछेगा वायरस। मंकी पॉक्स किस में फैलता है? तो मंकी पॉक्स डायरेक्ट इंसानों को नहीं फैलता है। ठीक है, मंकी पॉक्स जानवरों में फैलता है, जानवरों से इंसान में फैलता है। ठीक है, मतलब वाहक कौन है इसका? और इसका वाहक, और हर बीमारी का एक वाहक होता है। कोविड-19 का वाहक कौन था? इंसान ही था ना, इंसान से फैलता था। इंसान तो से। इसका वाहक कौन है? ये जानवरों से मतलब क्या होगा? इंसान में फैलेगा। जानवरों ठीक से है, इंसान फैलता है। ये तो बिल्कुल। तो सर बेंगलोर में देखने को मिला था सर। अब कहाँ देखने को मिला था मुझे नहीं पता बेहतर है, होगा। जो जी कॉन्सेप्ट करेक्ट बता रहे न्यूज हैं में उसको था समझिए। बेंगलोर। ठीक है, मंकी पॉक्स संक्रमित पशुओं के संपर्क में उनके रक्त, मुंह की लार या त्वचा के माध्यम से मतलब क्या होता है? फैल सकता है। इससे क्या होगा? इसका लक्षण क्या है? बुखार आ सकती है, ठंड लगेगी, थकान होगा, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। ठीक है, टॉयलेट के दौरान चेहरे और अन्य भागों त्वचा पर क्या हो सकता है? चकत्ते नहीं होता, थोड़ा चकत्ता नहीं बोलते हैं, वो हो सकता है। चकता। और पिंपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मंकी पॉक्स क्या है? एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कहां पे इसको वैश्विक आपातकाल घोषित किया? कांगो। ठीक है, कांगो को किस नाम से जानते हैं? कांगो को पहले किस नाम से जानते थे? जायरे। डीआरसी बोलते थे। ठीक है, डीआरसी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं। ठीक है, इनको पहले जारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? जारे के नाम से। लेकिन हाँ ठीक है, जारे तो नदी भी है। अब डीआर वही वही उसी नदी के नाम पे नदी पड़ा के है ना। नाम से, नदी के नाम से ये। ठीक है, अब इनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कांगो बोलते हैं। ठीक है, वही अफ्रीका का ध्यान नदी में है इसको, इसमें। बिल्कुल इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन कट्टरपंथ के खिलाफ सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन कट्टरपंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब लोगों को भ्रमित करके उनको कट्टरपंथ बनाया जा रहा है। कट्टरपंथ का मतलब क्या होता है? तो ध्यान में रखना, कट्टरपंथ का सिंपल होता है धर्म के खिलाफ किसी को भड़काना या फिर धार्मिक माध्यम से लोगों को क्या बोलेंगे उसको, क्राइम करने के लिए उकसाना ही कट्टरपंथ है। ठीक है, मतलब इतना मतलब सांप्रदायिकता। धार्मिक उन्माद उनमें हो जाना, तो उनमें इतना सांप्रदायिकता बढ़ जाए सो किसी भी प्रकार के धर्म के लिए कर्म मतलब क्राइम करना शुरू कर जाए, वही धर्मांध। कट्टरपंथ है। ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ ने ऑनलाइन कट्टरपंथ के खिलाफ क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, नई दिल्ली में 2 दिवसीय ईयू भारत ट्रैक 1.5 सम्मेलन में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और यूरोप के विशेषज्ञ
नीति निर्माता, शिक्षाविद और कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 136 देशों के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इनमें ऑनलाइन कट्टरपंथ के मौजूदा और उभरते खतरों पर चर्चा की गई और इसको मिलकर निपटने के तरीके तलाशे गए। प्रत्येक देश ने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहते हैं, और इंटरपोल के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल संगठन है। तो प्रत्येक देश में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो भारत में क्या है, सीबीआई है। ठीक है, जो सीबीआई है, उसी तरह इंटरनेशनल स्तर पे देखोगे तो इंटरपोल है। ठीक है, तो जो भी वहाँ का लोकल एजेंसी होगा हर देश में, ठीक है, वो मतलब क्या करेगी, सारे देश की एजेंसी मिलकर किनके साथ काम करेगी, इसके लिए इंटरपोल के साथ काम करेगी। ठीक है, इंटरपोल को दुनिया का कौन मैन कहते हैं, पुलिस वाशिंग मैन, पुलिस मैन। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन्स, लियोन फ्रांस। फ्रांस में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, आई नॉट रॉन्ग, 1923। 1923 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, तो इंटरपोल के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ठीक है, ताकि मतलब क्या चीज पे मतलब काबू पे आ जाए, तो कट्टरपंथ पे। ठीक है, भारत में सीबीआई को एनसीबी में शामिल किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल और एनसीबी के बीच में सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन में चार्ल्स तृतीय के चित्र वाले सिक्के बनेंगे। चार्ल्स द थर्ड, चार्ल्स द थर्ड कौन है भाई साहब, तो ये ब्रिटेन का नया सम्राट है। ठीक है, क्या नाम है, ब्रिटेन का नया सम्राट है। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या नाम है इनका, चार्ल्स द थर्ड। चार्ल्स तृतीय चित्र मधुमक्खियों के डिजाइन वाले सिक्के, 1 पाउंड के सिक्के ब्रिटेन में प्रचलन में आ गए हैं। ठीक है, इन सिक्कों पर मधुमक्खियों के साथ साथ भौरे, राजमिस्त्री मधुमक्खी और खनन मधुमक्खियां भी दिखाई गई है। ब्रिटेन के रॉयल मिंट, रॉयल मिंट क्या, मिंट का मतलब टकसाल होता है, जहां पे सिक्के मतलब क्या होते हैं, ढलते हैं, उनको मिंट कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन की आकृतियां 1 पेंस, 2 पाउंड मूल्य वर्ग के सिक्के पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। इन सभी प्रजातियों के इस सभी प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जो चार्ल्स तृतीय की पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दर्शाता। अब ये सिक्का पे इनका भौरा, राजमिस्त्री ये क्या लिखा हुआ है, राजमिस्त्री, बट मधु राज ये राजमिस्त्री मस्तूरी नहीं होगा, ये मतलब वर्किंग मधुमक्खी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी देखते हैं 24/7 काम करती है। ठीक है, तो मधुमक्खी को मेनली होगा, इसका इंग्लिश देख लेना क्या होगा, ये इसी को बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन की वजह से दिक्कतें होती है। मतलब राजा मधुमक्खी बोलते दिखाया गया। बोलते सर। हाँ, ठीक है, मधुमक्खी है, भौरा है, खनन मतलब मधुमक्खी, खनन मधुमक्खी, इन सारी चीजों को मतलब दिखाया गया। इससे पता चलता है कि व्यक्ति चार्ल्स द थर्ड जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक पर्सन है। ठीक है, ये ब्रिटेन का मतलब नया सम्राट बना, तो किसके जगह पे यह है बता सकते हैं, अरे वो रानी थी ना, वो अभी देहांत हुआ ना उनका, क्या नाम है उनका, एलिजाबेथ द्वितीय प्रथम द्वितीय, वेरी गुड। ठीक है, द्वितीय, ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय। तो कभी भारत का सम्राट महारानी नहीं रही थी वो, भारत की महारानी नहीं थी, भारत की आजादी के बाद बनी थी। ठीक है, 52 में आई थिंक बनी थी, 1952 में बनी थी, एक बार चेक कर लेना कब बनी थी, 52 में बनी थी। 52 से लेके ये काफी 22 तक आई थिंक रही थी, 22-23 तक रही थी ना, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 52 में बनी थी मेरे हिसाब से। ये जो अभी जो बने हो इनका नाम चार्ल्स तृतीय है। ठीक है, 22 में मर गए थे। 22 में बनी था, वही मुझे याद आ रहा था। मतलब ये रही थी 48 साल, 50 से 70 वर्षों तक रही थी ये देवी। ठीक है, देवी। अब चलेंगे, श्रीलंका में वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की गई। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो चाहते हमारे यहाँ अधिक से अधिक देशों के नागरिक जो है से आवे, से खर्च करें, इनसे क्या होगा, मुझे लाभ होगा। 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चाहते हैं हमारे यहाँ ऐसे मतलब क्या है, लोग आए हमारे यहाँ मतलब क्या करें, पैसे खर्च करें। ठीक है, ताकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो इसने
वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा के लिए। मतलब क्या, अभी भी अगर आपको श्रीलंका जाना तो आप जा सकते, किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। वीजा क्या होता है? वीजा का मतलब होता है, मतलब जिस भी देश में आप जा रहे हो तो उस देश से वह देश आपको बुलाना चाहता है कि नहीं, अनुमति देना चाहता है कि नहीं, इसके लिए वीजा होता है। ठीक है। आपके पास दो काम, विदेश जाने के लिए दो चीज चाहिए। एक आपके लिए पासपोर्ट। पासपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सिर्फ आप जिस देश में रहते हो उस देश की सरकार आपको विदेश जाने की अनुमति देती है, जो कि आपका आर्टिकल 21 भी है ना। विदेश जाने का अधिकारी तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दूसरी बात है, जिस भी देश में जाओगे तो भाई वो देश भी तो आपको बुलाएगी तब ना आप जाओगे, तो उसके लिए होता है वीजा होता है। दो तरह का वीजा होता है। अमेरिका जैसे देश के वीजा आपको साल भर में भी नहीं मिलता है। कोई कोई देश जो होता है ना, वीजा फ्री करके रहते हैं, जैसे नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी वीजा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक ऐसा भी कंट्री होता है जो कि वीजा ऑन अराइवल होता है, जैसे किसी को थाईलैंड जाना है, इंडोनेशिया जाना है, ठीक है, तो वहां पे आप जाइए, वहां पे उतरिए, एयरपोर्ट पे उतरिए। वहां पे क्या होता है, वीजा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वीजा ऑन अराइवल। तो तीन तरह की चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और अमेरिका वगैरह के लिए वीजा तो आपको लंबे समय के लिए आपको लगाना पड़ता है। तो अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका ने क्या किया, वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी। मतलब बिना वीजा के ही आप जा सकते। किसकी देश को मिला? तो भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, ठीक है, इन लोगों को मतलब मिला, पाकिस्तान नहीं है, ध्यान में रखना। ये 35 देश ऐसे हैं, यहाँ के नागरिक जो है वीजा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। ये 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होकर अगले 6 महीने तक रहेगा। इसका उद्देश्य इन देशों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना, आने वाले वर्षों में प्रति वर्ष 5 मिलियन पर्यटकों को लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चलेंगे पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को जो सीमा जो है ना ईरान के साथ लगता है, ठीक है। और वहां पे ईरान का, पाकिस्तान का जो सीमा जो है बलूचिस्तान वाला जो है, तो एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, एक बलूचिस्तान आपको पड़ता है ईरान में, ठीक है। तो वहां पे ना बलूचिस्तान को स्वतंत्र करवाना चाहते, जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। उनका मानना है से भाई बलूचिस्तान शुरू से अपना एक अलग स्टेट था, अपना एक अलग राज्य था। तो बलूचिस्तान शुड बी फ्री, लेकिन जिन्ना ने क्या करके चाल करके बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान में मिला दिया। बलूचिस्तान बहुत ही रिच, मिनरल रिच स्टेट है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मिनरल जो होता है वहीं से आता है, लेकिन वहां का उतना कुछ आने के बाद भी वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। इसलिए बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, ये लोग क्या करें, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तो बलूच वाले क्या करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को कूटते हैं बहुत अच्छे से। और जब इनके ऊपर जब पाकिस्तानी आर्मी जब क्रैकडाउन करती है, तब भाग के ना ईरान में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बीच को लेकर ना थोड़ा सा भी मतभेद हुआ है। तो यहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिदाइन ऑपरेशन शुरू किए। फिदाइन मतलब समझते हैं ना क्या होता है? फिदाइन क्या होता है? फिदाइन का मतलब ये होता है कि हम अपने जान, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने पूरे बॉडी में क्या किया, बॉम्ब चाहे जो भी हो उसको बांध करके 100 लोगों के बीच में घुस गया, ठीक है। अब 100 लोगों के बीच में घुस गया, तो अब वहां पे जाके बम को अगर फोड़ेगा तो मरेगा तो अभी, लेकिन साथ में कितने लोगों को लेकर मरेगा, ठीक है, 100 लोगों को लेकर भी मरेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में है। ऐसा भारत में फिदाइन अटैक में हमारे प्रधानमंत्री जी का हत्या हो चुका है, राजीव गांधी जी का, लिट्टे ने किया था। वो पहला फिदाइन एग्जाम्पल भारत में देखने को मिला था, पढ़ा था ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो कि एक औरत जो थी माला पहनाने जाती है, वहां पे मतलब बम ब्लास्ट होता है, उनका देहांत हो जाता है। जी तो यहाँ सर। पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए ना फिदाइन ऑपरेशन मतलब शुरू किया गया बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसको बीएलए कहते हैं, एक नया फिदाइन ऑपरेशन हेरॉफ ब्लैक स्टॉर्म शुरू किया, जिसमें उसके विशिष्ट समूह मजिद ब्रिगेड द्वारा अंजाम दिया जाएगा। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अकबर बुख्ती के पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था, जिनकी 2006 में जनरल मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इस अभियान में आत्मघाती हमलावरों, विस्फोटकों और रणनीतिक नाकेबंदी का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप बेला सेना शिविर और प्रमुख राजमार्गों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण क्या हुआ, प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बलूच आर्मी जो है पाकिस्तान को नाक में दम करके रखा। अभी हाल फिलहाल में कल परसों का भी न्यूज था, तो काफी नुकसान किया है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में सक्रिय एक गोरिल्ला संगठन जो बलूचिस्तान के स्वतंत्रता के एजेंडे पे काम करता है। इनका मतलब क्या है, बलूचिस्तान को स्वतंत्र
कर दिया जाए, ठीक है। और ये बलूचिस्तान किधर किधर है, पाकिस्तान में भी और किस देश में भी है, ईरान में भी है। इनका मानना क्या है, सिर्फ ईरान वाला भी बलूचिस्तान को और पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान को मिला के क्या बनाए, संयुक्त बलूचिस्तान बनाएंगे, एक फ्री स्टेट बनाएंगे, जिनका ना तो पाकिस्तान से लेना देना है और ना तो ईरान से, ठीक है। ईरान से। अब भारत और सिंगापुर के बीच दूसरी मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है आपका शुरू हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज गोलमेज बैठक 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में आयोजित की गई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव शामिल हुए। नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच में राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजनाओं के साथ साथ आसियान और G20 घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग पर चर्चा की है। पहली गोलमेज बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। 23-24 में सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था। यही आपके लिए प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया। तो 23-24 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया, तो सिंगापुर से आया, जो कि ऑलरेडी 68 बीपीएससी में या फिर 69 बीपीएससी में पूछ चुका है। याद है किसी को? 68 में पूछा क्या 69 में? ठीक है, किसी ने पूछा है, लेकिन ये 100% पूछा है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 23-24 में भारत को सबसे अधिक एफडीआई कहां से आया? सिंगापुर से। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच दूसरी मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक हुई, किसको लेकर हुई है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो इसमें इकोनॉमिक चीजों के लिए है स्पेशली, जो कि मतलब को उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल साहब तथा सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब भी इसमें शामिल थे। कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। शामिल होता रहता है किसमें? एफडीआई में। एफडीआई में कितना कंट्री शामिल रहता है? एफडीआई को मतलब संगठन है, maximum- इसमें कंट्री बट एफडीआई का मतलब क्या, कोई देश भारत में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो एफडीआई होता है ना, फॉरेन से जो एक लिमिट इन्वेस्टमेंट होगा जो ना आते सर, हैं। उसका एक लिमिट नहीं, होगा। कोई लिमिट नहीं है। क्यों लिमिट रहेगा इसका? जितना किसी ज्यादा देश करेगा में- उतना अच्छा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कोई देश, मतलब कुछ ऐसा देश होता है जो नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक क्षेत्र में नहीं कर सकता। जैसे मैं मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे हम उस देश को नहीं करने देंगे, ठीक है, जैसे डिफेंस हो गया। और उसके डिफेंस लिए में तो कोई देश लिमिटेशन आके होगा ना जी, वही तो पूछ रहा हूँ। डिफेंस में चाइना आके बोलेगा सर हम भारत के लिए आर्म्स बनाएंगे, तो थोड़ी ना संभव है, ठीक है। तो चीजें बटी होती है, ठीक है, आप इस चीज में कीजिए, आप इसमें नहीं कर सकते, ये कंट्रीज में नहीं कर, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा 10 देश कर सकता है, 15 ही देश कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। धूलीलेख नगर पालिका बना नेपाल का पहला स्वस्थ शहर, ठीक है। धूलीलेख नगर पालिका का संबंध किस देश से है? नेपाल से, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक है, काबरे पालनचोक जिले के धूलीलेख नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है, ठीक है। तो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर कौन सा है? धूलीलेख नगर पालिका, ध्यान रखो, जो कि नेपाल का है। एक स्वस्थ शहर बनने के लिए अभियान शुरू किया, जिसमें नेपाल का सबसे स्वस्थ शहर बनने की उपलब्धि हासिल करने के लिए 2021 से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निगरानी में रखा गया। मूल्यांकन विभिन्न संकेतकों पर किए गए, जिनमें नागरिकों की स्वास्थ्यता तक पहुंच, मतलब हेल्थ सेक्टर तक कैसी पहुंच है इनकी, स्वास्थ्य नीति निर्माण करने में उनकी भागीदारी कैसी है, हेल्थ उनका कैसा है, पोषण है, बाल स्वास्थ्य मतलब बच्चों के हेल्थ, और नवीन स्वास्थ्य पहलों के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता भी शामिल थी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, धूलीलेख नगर पालिका बना नेपाल का पहला स्वस्थ शहर बन गया है। इसको आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। 31वीं, ठीक है, WMCC बैठक बीजिंग में संपन्न हुआ, ठीक है। क्या है? तो भारत चीन सीमा मामलों पे परामर्श एवं समन्वय हेतु कार्यतंत्र, ठीक है, WMCC की 31वीं बैठक बीजिंग के चीन में आयोजित हुई है, ठीक है। तो WMCC की बैठक किसके किसके बीच हुई है? तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है। दोनों देशों के सरकारों, दोनों पक्षों के दोनों सरकारों ने बीच प्रासंगिक द्वितीय समझौता प्रोटोकॉल और सहमति के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की गई, ठीक है। मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहां पे संबंध बना के रखेंगे। तो चलो आप ये बताओ, भारत का चीन के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है?
चाइना से ऊपर वाला सब लगेगा। जितना पूछे उतना ही बताइए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूछ रहे हैं भारत का कौन कौन से राज्य चीन के साथ सीमा साझा करेगी, तो इतना ही बताइए, नाम बताइए राज्य का। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू सिक्किम और जम्मू कश्मीर का अरुणाचल सीमा लगेगा प्रदेश। चीन के। जम्मू कश्मीर का लगेगा कि लद्दाख का लगेगा? लद्दाख बोलिए सर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, फिर इधर सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और प्रदेश। एक अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, और एक तिब्बत, लद्दाख। सॉरी लद्दाख, तिब्बत बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो इनका सीमा लगता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात पे सहमति हुई कि भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति समान आवश्यक किया जाएगा, ठीक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी कहते हैं, ठीक है। तो एलएसी जो है भारत और किसके बीच में है? चीन के बीच में, ठीक है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको यार? तो पाक अधिकृत युद्ध लाइन ऑफ जिसको बोलते हैं। कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ उपयोग होता है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल अच्छा। किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो एलएसी भारत और चीन, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ध्यान रखना। कतर के गुरु ग्रंथ साहिब की जब्त प्रतियां भारतीय दूतावास को लौटाई गई। कतर में इन प्रतियों को बिना अनुमति के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने के आरोप में जब्त कर लिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कतर में एक धार्मिक प्रतिष्ठान हो रहा था जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां थी, उसको जब्त कर लिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिख धर्म का केंद्रीय पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। हर धर्म का होता है ना। हिंदुइज्म में क्या है? हमारे धर्म में दो है, गीता। महाभारत और, सॉरी, गीता और रामायण। गीता और रामायण। रामायण, ठीक है, दोनों है, ठीक है। उसी तरह आप जाओगे तो कुरान है आपका, इस्लाम में है। ईसाई में क्या है? बाइबल। जैन अवस्था बाइबल है, बाइबल। ठीक है। उसी तरह आप देखोगे तो सिखिज्म में आपको मिलेगा आपको गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की, किनके द्वारा संकलित है? तो सिख धर्म के पांचवें गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इसका संकलन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित हो गया है, ध्यान में रखना है। क्या नाम है विश्वविद्यालय का? ठीक है। तो भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस में तो आपका वो था ना, क्या नाम है उसका? डिक्किन। डिक्किन विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का। तो गुजरात ब्रिटेन में। का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन का भी एक आ गया, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। कौन थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चीफ? कौन थे? के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। के तहत भारत ने अपना विदेशी परिषद स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ने 2023 में भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए नियमों की घोषणा की। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की उच्च पहल के अनुरूप है, जिसके तहत 500 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब ये पहला है कि वो पहला पता नहीं चल रहा है, लेकिन आखिर साउथहैम्पटन वालों ने भी किया था और डिक्कन वालों की ऑस्ट्रेलिया का था वो भी। तो अगर पूछेगा इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कौन कहा, तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। और ऑस्ट्रेलिया का कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का डिक्किन है। ऑस्ट्रेलिया का कौन है तो क्या बताएंगे? तो ऑस्ट्रेलिया का डिक्किन हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ध्यान में रखना है, तो डिक्किन ही होगा, ठीक है। वो एनईपी के तहत थोड़ी था सर, वो दूसरा था ना। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी ना बोला, सीधे भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस पूछेगा ना, एनईपी ओनीपी नहीं, ठीक है। तो अच्छा। डिक्किन ही होगा, ठीक है, ये दूसरा होगा। भारत ने यूक्रेन को दिया 4 भीष्म क्यूबस। क्या है ये भीष्म क्यूब, क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को 4 भीष्म क्यूबस सौंपे। इसका उपयोग युद्ध में घायल सैनिकों के साथ साथ सैनिकों की तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस किट को भारत द्वारा विकासशील देशों के चिकित्सा क्षेत्र में मदद करने के लिए शुरू की गई क्या है? एक परियोजना है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। आरोग्य मैत्री के तहत विशेष रूप से तैयार किया गया, इसका नाम क्या है? भीष्म रखा गया।
दोनों देशों के बीच में 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य एवं औषधि, शिक्षक एवं खाद्य प्रसंस्करण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से यूक्रेन को अनुदान, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का आधिकारिक दौरा इन्होंने किया था, यूक्रेन का भी किया था, रशिया का भी किया था। ठीक है, तो इनको हम लोग कितने भीष्म क्यूब दिए हैं? आरोग्य मैत्री के तहत विशेष रूप से तैयार किया गया है। कितने दिया है इनको? तो 4। ठीक है, ध्यान में रखना। अमेरिका में पहली हाइड्रोजन एयर टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया है। हाइड्रोजन चलित उड़ने वाली टैक्सी का अमेरिका में कैलिफोर्निया में सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया गया है। ठीक है, टैक्सी लगभग 902 किलोमीटर की उड़ान भरी, मतलब समझ रहे, टैक्सी है, ठीक है, और उड़ान मतलब कार जैसा है, और 902 किलोमीटर ये उड़ान भरी इसने। इसका निर्माण जॉबी एविएशन कंपनी के द्वारा किया गया। कंपनी के अनुसार इसमें एक बार में 4 लोग लंदन और पेरिस के बीच में बिना रुके यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक प्लेन। ठीक है, लेकिन जो ऐसा प्लेन जो कि रोड पे उतर के चल भी सकती है। ठीक है, क्या ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एयर है। टैक्सी प्रत्यक्ष उत्पाद के रूप में केवल पानी उत्पन्न करती है। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है? तो केवल पानी निकलता है, मतलब आपका CO2 गैस नहीं निकलती है। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अब चलते आगे चलेंगे। ठीक है, भारत बना IPF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष। ठीक है, भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे, जिसको IPEF कहते हैं, साझेदारों ने ऐतिहासिक हिंद प्रशांत समृद्धि आर्थिक ढांचे समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की। ये 3 आपूर्ति श्रृंखला क्या है? क्राइसिस रिस्पॉन्स है, नेटवर्क है जिसको CRN कहते हैं, सप्लाई चेन काउंसलिंग है जिसको CC कहते हैं, और लेबर राइट्स एडवाइजरी बैंक है जिसको LBAR, ये इंपॉर्टेंट है, LRA भी कहते हैं। सितंबर 2024 में वाशिंगटन DC में आयोजित होने वाले बैठक में अमेरिका को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। बैठक के दौरान तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से प्रत्येक ने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए मतलब क्या करेंगे? कार्य करेंगे। यह भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो भारत बना IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बना। ठीक है, अध्यक्ष कौन बन गया? तो अध्यक्ष आपका अमेरिका बना। ठीक है, भारत और 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे जो है काफी है, क्योंकि सप्लाई चेन को मैनेज करना इट्स ए बिग चैलेंज होता है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन अगर प्रभावित हुआ तो सामान की कीमत बहुत अधिक बढ़ेगी। ठीक है, इससे मतलब बहुत सारे देश क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मतलब इसके लिए 3 आपूर्ति श्रृंखला इसके लिए काम करती है, जिसके लिए CRN है जो कि क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क है, सप्लाई चेन काउंसिल है, लेबर राइट एडवाइजरी बैंक है। ठीक है, इनको बनाया गया। तो IPF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद के अध्यक्ष अमेरिका बना है, भारत जो है उसका उपाध्यक्ष बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप जो है आज जो है सो मैं आपको यहीं तक मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कल बांग्लादेश संकट को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, इसको एक बार आप लोग क्या करना, रिवाइज करके आना घर से। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।